नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अखिल भारतीय सेवा से हो न्यायपालिका में चयन, कौन कह रहा है? हमारी राष्ट्रपति मुर्मू कह रही हैं। प्रतिभाशाली युवाओं का चयन और उनकी प्रतिभा निखारने का दिया सुझाव। न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बाधाएं हैं खर्च और भाषा। और आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका न्याय व्यवस्था बड़ी खर्चीली है और बड़ा टाइम भी लगता है और भाषा की भी बात होती है, क्योंकि अधिकतर फैसले आप देखते हैं कि इंग्लिश में दिए जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले जानने वाले होते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और न्यायपालिका कहने का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो आपकी अदालतें होती हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से लोगों को डरना नहीं चाहिए, ये हमारे आप देखिए कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ये कहा है। संविधान दिवस पर मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर परोक्ष हमला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती के लिए हुआ था पहला संविधान संशोधन। और PM ने कहा कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। देखिए आप सभी जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। बहुत बड़ा संशोधन हुआ था, इसीलिए आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। इंदिरा गांधी के समय हुआ था। फिर आप देखते हैं कि जब पार्टी इंदिरा गांधी हटी और नई आप देखते हैं सरकार बनी, तो उस समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसे मौलिक अधिकारों में से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद अब तक 106 बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। और आप देखिए 26/11 आतंकी हमले को याद कर बोले, अब पूरे हौसले के साथ आतंकवाद को कुचल रहे हैं। और विदेश में शादियों के आयोजन पर PM ने व्यक्ति की मन की पीड़ा। PM ने रविवार को कुछ परिवारों द्वारा विदेश में शादियां आयोजित करने के चलन पर पीड़ा व्यक्त की है। आग्रह किया है वे भारत में ही इस तरह के समारोह आयोजित करें ताकि देश का धन बाहर ना जाए। बहुत सारी शादियां आप देखते हैं ना कि विदेशों में हमारे यहाँ के लोग करते हैं, वहां से करते हैं, वहां अरेंज करते हैं, तो उसी की बात हो रही। संसदीय क्षेत्र काशी के लिए भी यह दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं। इस बार मैं काशी में तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा और लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। और देखिए संविधान दिवस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1949 में 26 जनवरी को आपका संविधान आया था, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 कानून दिवस के रूप में आप लोग मनाने लगे हैं उसे। और एक बात और याद रखिए 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू हुआ था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेलिंग अब साथ साथ हो रही है। ये 15वें दिन आप देखते हैं कि ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप देखिए सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। ग्रीस के पास तूफान में मालवाहक जहाज डूबा, 4 भारतीय समेत चालक दल के 12 लापता हुए। चालक दल के एक सदस्य की मौत और एक को बचाया गया। खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में आ रही है बाधा। एक ग्रीस के पास एथेंस की बात हो रही है। राजस्थान में 75.45% मतदान जारी हुए। अंतिम आंकड़े आप देखेंगे। विधानसभा चुनाव थे ना राजस्थान में चुनाव, विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये आप लोग बताइए। दुनिया के हर कोने, हर हिंदू को एक दूसरे से जोड़ा जाए। ये दुनिया के हर हिंदू को एक दूसरे से जोड़ने और हिंदू धर्म के जीवन मूल्यों से विश्व कल्याण के लिए ताकत हासिल करने के संकल्प तथा तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस रविवार को बैंकॉक में संपन्न हुआ ना, उसी में कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन रोकने पहुंचे पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये तो खबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती है, लेकिन बालू माफियाओं के आप हाल देखते हैं कई जगह, कई देश राज्यों में आप देखते हैं कि इस तरह की खबरें आती रहती हैं।
इम्फाल घाटी के उग्रवादी समूह के साथ जारी है वार्ता, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपने देखा है मणिपुर में किस तरह से जाति हिंसा फैली हुई है, तो उन्हीं की बात हो रही है। मणिपुर चलिए एक बार आप लोग देखिए, ये मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि 1949 में संघ में प्रवेश हुआ था इसका, केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। हमास ने रबा बॉर्डर के पास 17 बंधक रेड क्रॉस को सौंपे। ये आप देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसी की बातें हो रही है। जो हमास बंधक बना ले गया था इजराइल के लोगों को, उन्हीं को छोड़ने की बात हो रही है। गजवा-ए हिंद साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये 4 राज्यों में मारे गए छापों में एनआईए को मिले अहम सबूत। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी मॉड्यूल का हुआ है पर्दाफाश। और आप देखते हैं कि अगर हम बात करें एनआईए की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया था ये, तो याद रखिएगा। और 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद ने इस विधेयक को पास किया था। लश्कर ए अंसार गजवात उल हिंद के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले 2 उत्तर प्रदेश से आप देखते हैं कि गिरफ्तार हुए। आप देखेंगे पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए, और फिर वो यहाँ के लोगों को भड़काता है, एक तरह से ब्रेन वॉश करता है उनकी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। एक तो दिल्ली में आप देखते हैं कि किसकी हवा की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मूल प्राथमिकी रद्द होने से जारी नहीं रखी जा सकती मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। आरोपित की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। 2 प्राथमिकी के आधार पर आरोपित के खिलाफ दर्ज ECIR को किया रद्द। आप देखेंगे अदालतों पर एक तो आप देखेंगे बोझ बहुत होता है, बहुत सारे केस आप देखते हैं कि चले जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को देखने को। समर्थ पोर्टल से परीक्षा फॉर्म भरने में छात्रों को परेशानी, डीयू ने तिथि बढ़ाई। आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, चांद पर पानी का पता सबसे पहले हमारे चंद्रयान ने लगाया था, और इस समय करीब $80 लाख की है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हमारी। इसरो के पहले मानव मिशन में कौन होगा सहयोगी, रूस या अमेरिका? भारत दौरे पर आ रहे नासा के प्रशासक बिल नेल्सन से होगी अहम बातचीत इस पर। और देखिए अगर हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिलेगा आपको। वहीं नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद देखें किसकी, नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में, और इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। COP28 की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री हमारे। ये आप देखिए 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा पर रहेंगे। वहीं हो रहा है ना ये, तो उसी की बातें हो रही है। विदेश में जो आपको प्रधानमंत्री साहब ने ये सब बातें कही हैं, तो मन की बात तो सुन लिया करिएगा आप लोग भी, ठीक है। नामांकन ना होने पर विश्वविद्यालय को ब्याज सहित वापस करना होगा शुल्क। GD गोयनका विश्वविद्यालय के विरुद्ध पटना जिला उपभोक्ता आयोग का यह निर्देश दिया है। ये 30 मार्च को तक CA का अंतिम मसौदा तैयार होने की संभावना है। संशोधन नागरिकता कानून है ना, उसी की बात हो रही है। CA में आप देखते हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। और इसमें आप देखिए मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका विरोध मुस्लिम समुदाय कई पार्टियों के द्वारा किया जाता है। राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने का निर्देश। चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी के चलते केंद्र सरकार ने एहतियातन
उठाया कदम, और मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनजर बढ़ रही बीमारियों के मामले, वरना आप देखते हैं कि एकाएक फिर बढ़ता है ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है। आयुष्मान भारत केंद्रों का नया नया होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आप देखेंगे। ये आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई थी, ये भी आप लोग बताइए नीचे। और आप लोग थोड़ा गूगल का बाबा का सहारा लिया करिएगा, सर्च किया करके लिखा करिएगा नीचे। भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर हुई चर्चा, दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर आप देखते हैं कि सहमत हुए हैं। भारत ईरान मिलकर कर रहे हैं चाबहार बंदरगाह का विकास। ईरान में दक्षिणी तट पर आप देखिए स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत ईरान द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह कनेक्टिविटी और व्यापार को संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खासकर अफगानिस्तान से इसकी कनेक्टिविटी के लिए भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और आप देखिए यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। ये आप देख लीजिए एक बार आप लोग। ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? हमारा प्यारा भारत यहाँ एशिया में देखने को मिलेगा। ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। ये सऊदी अरब है। यहीं आप लोग देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात आपको देखने को मिल जाएगा। COP28 की बात हुई ना, तो उसी की बात। अब आप देखिए राजनीति की खबरें भरी पड़ी हुई है। तो राजनीति में तो मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, सचिवालय। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे हमारे। बाकी आप देखेंगे रिजल्ट आएगा चुनाव का तो वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी नेताओं के बयान तो आप देखते हैं कि चलते रहते हैं, तो उस पर मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप देख लीजिए, ये भी खबरें वही है। ये बिहार को विशिष्ट राज्य के दर्जे के लिए चाहिए सबका साथ। ये आप लोगों को बताया ना, पहले भी बिहार विशेष राज्य का दर्जे की मांग करता रहा है। तो कल एक क्लास आई हुई थी सामान्य ज्ञान के नाम से, जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई इसमें डली हुई है, जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। अक्षय ऊर्जा उत्पादों से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में स्वावलंबन का विकास। बिहार के गया जिले जीविका समूह की महिलाएं धुआं रहित चूल्हा LED इन्वर्टर बल्ब बनाकर कर रही हैं बिक्री। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। AI की IRE यानी कि आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। 66% साइबर सुरक्षा पेशेवरों ने 2022 में अपनी संस्थानों में डीप फेक हमलों का सामना किया है। 90% आप देखते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जा सकते हैं। 2026 तक शोधकर्ताओं के अनुसार 900% तक बढ़ी है 2019-2020 के बीच डीप फेक ऑनलाइन कंटेंट की संख्या वैश्विक स्तर पर। 4.8 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है डीप फेक धोखाधड़ी से दुनिया भर की कंपनियों को वर्ष 2022 में। एक बात आप लोगों को बता दूं, डीप फेक कहने का मतलब होता है कि आप देखिए चेहरा किसी और का, शरीर किसी और का, वीडियो किसी और का, उसमें चेहरा किसी और का लगा देते हैं, पिक्चर किसी और की है, ऊपर चेहरा किसी और का लगा देते हैं, तो उसी की बात हो रही है। डीप फेक पर ले सकते हैं कानूनी मदद। आप देखेंगे रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो से आम जनता में डीप फेक को लेकर जागरूकता पैदा हुई है। इसके बाद कटरीना कैफ, काजोल, आलिया भट्ट के डीप फेक वीडियो आए हैं। ये अपराध सिर्फ सेलिब्रिटी को ही निशाना नहीं बनाता, ये हम सबको प्रभावित करता है। ऐसे में जानना जरूरी कि आप खुद को इससे कैसे बचाएं और पीड़ित होने पर कानूनी मदद लें। तो आप देखिए अगर आप डीप फेक पीड़ित हैं तो भारत में पर्याप्त कानूनी प्रावधान हैं जो आपको राहत दिला सकते हैं। हालांकि वित्तीय अपराध के मामलों में रकम बरामद करना मुश्किल है। पीड़ितों को सबसे पहले इस बात की चिंता होती है कि फर्जी कंटेंट कैसे हटाया जाए जो समाज में उसकी साख या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी
गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 की मदद से आप देखिए नग्न या अश्लील कंटेंट 24 घंटे में हटवाया जा सकता है। नियमों के तहत प्लेटफॉर्म के तहत के लिए जरूरी है कि ऐसे अश्लील या नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को निरोधक उपाय के तौर पर अपलोड किया जाने से रोके। आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की 1861 में इस तरह की आपराधिक कृत्य में शामिल अपराधियों के लिए विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कई प्रावधान है। आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के तहत अश्लील या फिर कामुकता व्यक्त करने वाले कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। अगर ये कंटेंट बच्चों से संबंधित है तो सेक्शन 67B या पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। डीप फेक व्यक्ति के यूनिक फीचर्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ऐसा करना आईटी एक्ट के सेक्शन 66C के तहत अपराध है। जबकि ऐसे डीप फेक का इस्तेमाल आपसे ऑनलाइन चैट करने के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में आप देखिए आईटी एक्ट का सेक्शन 66D किया जाता है सकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आईपीसी के कई प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। जैसे महिलाओं की शालीनता भंग करने के मामले में आईपीसी का सेक्शन 509 लागू किया जा सकता है। डीप फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी की श्रेणी में आता है, इसलिए आप देखिए आईपीसी का सेक्शन 463 से 471 लागू किया जा सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए चुनाव से जुड़े अपराधों के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। तो ये सब आप देखते हैं डीप फेक पर चिंता जताई जा रही है, उसी पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। किसी का चेहरा, किसी का नाम, ये आप देखिए एआई की मदद से तैयार किए जाने वाले कंटेंट को डीप फेक कहा जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो शामिल होते हैं, सब आप लोग देखेंगे। और कैसे आप देखिए इसमें आप त्वचा या बालों में किसी तरह की समस्या पर गौर करें, आप चेहरे पर ध्यान से देखें या कि कुछ ज़्यादा धुंधला तो नहीं है, इस तरह से आप एक तरह से पहचान सकते हैं कि डीप फेक है या हकीकत में है। आजकल आप देख रहे हैं कि उसी की बात हो रही है। एक कोनों के बड़े बाड़े में से अगले माह खोले जाएंगे चीतों को छोड़ने की तैयारी। जो आप देखिए ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में आप लोग देखते हैं ना, और जो चीते लाए गए थे उन्हीं की बात हो रही है, आप देखेंगे। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है और आंसर राइटिंग और निबंध में काफ़ी आपको मदद मिलती है। इसलिए कहता हूं कि आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। मजबूरी बनी रेवड़ी संस्कृति, और इस चुनावी मौसम में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त पेशकश के मामले में होड़ करके राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। चुनाव में रेवड़ियों की इस बारिश के राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों निहितार्थ हैं। साथ ही यह उन राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये को भी जाहिर करता है जो मुफ्त पेशकश के मामले में दूसरे दलों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खुद उनका सहारा लेने से कोई संकोच नहीं करता है। यह दोहरा रवैया भाजपा के डीएनए में है। गत 16 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, रेवड़ी संस्कृति देश के विकास की राह में बाधक है। रेवड़ी संस्कृति के पैरोकार कभी एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना सकते हैं। युवाओं को खासकर इस संस्कृति के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें लालच देकर उनके भविष्य को अंधकार की ओर धकेल ली है। हमें साथ मिलकर देश की राजनीति को, इस रेवड़ी संस्कृति को मिटाना है। और यदि प्रधानमंत्री रेवड़ी संस्कृति को लेकर इतने ही चिंतित हैं तो वह भाजपा नेताओं की तमाम चुनावी घोषणाओं को कैसे जायज ठहराएंगे। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया था कि राज्य की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी। भाजपा ने गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का भी वादा किया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी दी और वहां घरेलू उपभोग के लिए बिजली पर भी सब्सिडी दी। दिल्ली में भाजपा जहां केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का विरोध करती है, तो पंजाब में उसने प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। चुनाव में विभिन्न वर्गों को लुभाने की पर एक संस्कृति सी बन गई है। इस खेल में भाजपा इकलौती खिलाड़ी नहीं, कांग्रेस सहित सभी दलों ने इसे बढ़ावा दिया है। खासतौर से आम आदमी पार्टी इस संस्कृति की प्रवर्तक रही है और जिसने दिल्ली में इसे आजमाया और जनता ने भी उसे दोबारा सत्ता सौंपकर पुरस्कृत भी किया। और इस मुफ्त पेशकशों की प्रकृति की पड़ताल करें तो पाएंगे कि ये उपाय समाज के उस विभिन्न तबके की स्थिति में सुधार से जुड़े हैं जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में साम्प्रत सरकार ने मनरेगा जैसी संकल्पना की थी। मनरेगा के माध्यम से अकुशल कर्मियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक निश्चित आय प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त आप देखिए किसानों की कर्ज माफी हुई, क्योंकि किसानों के पास कर्ज अदायगी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, तो इसका मकसद उन्हें उस स्थिति से उभारना था। बाढ़ और सूखे से फसल को हुए नुकसान के अलावा अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने के अतिरिक्त ग्रामीण संकट बढ़ाने वाले कई कारण प्रभावी रहे। उल्लेखनीय है कि कृषि में लागत के अनुपात में किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी,
और उज्ज्वला जैसी केंद्र की कथित रेवड़ी योजना को ही ले लें तो इसमें राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के अलावा ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर सिलेंडर की सुविधा भी प्रदान की गई है। एक कड़वी हकीकत यह भी है कि देश के 80 करोड़ लोगों की मासिक आय करीब 5,000 रुपये है। ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सहायता के बिना उनकी गुजर बसर संभव नहीं लगती है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी दो प्रकार की होती, करीब 740 केंद्रीय योजनाओं का पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करती है और फिर केंद्र पर आयोजित योजनाओं की बारी आती है जिसमें आप देखिए कि जिनमें खर्च की पूर्ति केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। इनमें आप देखिए वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, जल से नल, किसानों के लिए कर्ज और बीमा, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रियायती दर पर सिलेंडर, बालिका शिक्षा, मकान और बिजली जैसी योजनाएं थी। इन अधिकांश योजनाओं की संकल्पना कांग्रेस ने की थी। मोदी ने न केवल उन्हें अपनाया बल्कि उनकी रीब्रांडिंग कर यह अनुभूति भी कराई कि वह उनके मूल प्रवर्तक हैं। रेवड़ी योजनाओं का अस्तित्व और उनका निरंतर विस्तार यही संकेत करता है कि एक के बाद एक सरकारें आर्थिक मोर्चे पर ऐसा परिवेश बनाने में नाकाम रही हैं जिसमें नागरिकों को एक निश्चित आय के अवसर मिल सकें। ऐसे में मुफ्त सुविधाएं मुश्किलों से मुक्ति का माध्यम प्रतीत होती हैं। एक ऐसे देश में जहां आप देखिए सामाजिक सुरक्षा आवरण का अभाव है वहां ये और आवश्यक हो जाता है कि ऐसे में यदि यह सवाल उठना स्वाभाविक ही कि यदि मोदी सरकार के पिछले करीब 10 वर्षों में लोगों का जीवन स्तर सुधरा होता तो हमें रेवड़ी संस्कृति में संकुचन दिखाई देता। इस सरकार की नीतियों में कुछ पसंदीदा लोगों को ही सर्वाधिक लाभ पहुंचाया है। इन मुफ्त पेशकशों के आर्थिक पक्ष को समझना भी आवश्यक है। एक बड़े वर्ग तक रेवड़ियां पहुंचाने में अधिकांश संसाधन खर्च हो जाते हैं तो पूंजीगत व्यय के लिए गुंजाइश नहीं बचती। इसमें आप इस स्कूल, अस्पताल, सड़क, संचार और आप देखिए हाईवे जैसी उन परियोजनाओं के लिए पैसे की किल्लत हो जाती है जिनकी दीर्घकालिक आर्थिक लाभ की दृष्टि से बड़ी महत्ता होती। तब प्रधानमंत्री की वह चेतावनी सही लगती है कि रेवड़ी संस्कृति विकास में अवरोध बनती है क्योंकि पूंजीगत व्यय की ही आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करता है और पेशकशों की पूर्ति के लिए सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है जिससे राजस्व और राजकोषीय दोनों घाटे बढ़ते हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जिससे अनुवर्ती सरकारों को जूझना पड़ता है। बहरहाल सरकारों के पास जब कोई और चारा भी नहीं बचता, जब भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज तक सामान्य जन को तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी नाकाम रही हैं। रेवड़ी पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की चिंता को लेकर हम उनके आभारी हैं, लेकिन साथ ही उनसे यह अनुरोध भी करते हैं कि वह यह स्वीकार करें कि गरीबी और अभावग्रस्तता जैसी समस्याओं के समाधान में उनकी सरकार नाकाम रही। हम ऐसी सरकार चाहिए जो टकराव बढ़ाने के बजाय आर्थिक वृद्धि को गति दे और ऐसी सरकार के चुनाव में अगला चुनाव निर्णायक होगा। लेखक राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जाने माने ये वकील हैं और इनका नाम है कपिल सिब्बल साहब के द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल। और आप देखेंगे सब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं चोर चोर मौसेरे भाई जैसा हाल है उनका। ठीक है, लक्ष्य के करीब पहुंचा जल जीवन मिशन। जिस देश में चुनावी वादों को अगले चुनाव तक टालने की परंपरा रही उसी देश में आज हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिदिन आप देखिए 86,894 कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। अब तक देश के आप देखिए 19.24 करोड़ ग्रामीण घरों में से 13.47 करोड़ अर्थात 70% ग्रामीण घरों की पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब कई राज्य सरकारें जल जीवन मिशन के तहत आवंटित धनराशि का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए इस मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 16,484 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पड़े हुए। आज़ादी के बाद से ही देश में हर चुनाव के दौरान बिजली, सड़क और पानी के वादे किए जाते थे, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया। जिस देश में सरकारी योजनाएं अपनी लेट लतीफी के लिए कुख्यात रही हैं, वहां तय समय सीमा से 11 दिन पहले ही देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसके बाद मोदी सरकार आप देखते हैं, इसके बाद क्या, मोदी सरकार देश के हर घर को 24 घंटे 7 दिनों रोशन करने की कवायद में जुटी है। और बिजली क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी सुधार का ही नतीजा है कि आज बिजली नहीं बल्कि मुफ्त बिजली की चुनावी वादों की होड़ मची है। हर गांव तक बिजली पहुंचाने की भांति प्रधानमंत्री ने हर ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने 15 अगस्त
15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें हर परिवार के को प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पानी की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया है और इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण और जल पुनर्चक्रण। दूसरा भाग है स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त प्रथा को बनाए रखना। और जल जीवन मिशन के तहत आप देखिए जनवरी 2023 से प्रतिदिन 86,894 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। योजना की प्रगति की निगरानी तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी नल कनेक्शन उपभोक्ता के आधार पर नंबर से लिंक किए जा रहे हैं। अब तक 19.43 करोड़ ग्रामीण घरों में से आप देखेंगे 13.47 करोड़ अर्थात 70% ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7% घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। इसी तरह 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 75% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल के दिया जा रहा है। शेष राज्यों में योजना जिस रफ्तार से चल रही है उसे देखते हुए उम्मीद है कि तय समय सीमा से पहले ही देश के हर घर को नल से जल की आपूर्ति होने लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जल जीवन मिशन की यह सफलता कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की कठिनाइयों के बावजूद हासिल हुआ है। इस योजना की सफलता यह दर्शाती है यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो वह कुछ भी संभव बना सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 7% नल से जल कवरेज से हर साल डायरिया से होने वाले 4 लाख मौतें नहीं होंगी और देश के आप देखिए 100 अरब डॉलर की बचत कर पाएंगी। क्योंकि आप देखते हैं कि आप देखिए गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। नल से जल योजना में जन भागीदारी की प्रमुखता दी गई और इसकी प्रेरणा गुजरात पेयजल आपूर्ति योजना से मिली है। गुजरात में हर गांव में पानी समिति बनाई गई जो यह तय करती है कि उपभोक्ता से पानी के बदले कितना शुल्क वसूला जाए। समिति में पंचायत के 10 से 15 सदस्य होते हैं जिनमें आप देखिए 50% महिलाएं होती हैं। इसी से प्रेरणा लेते हुए जल जीवन मिशन के तहत गांव वाले निर्णय करेंगे कि कौन परिवार पानी का कितना भुगतान करेगा। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक है वे अधिक भुगतान करेंगे, जबकि गरीब और नियमित आय विहीन परिवारों से कम शुल्क लिया जाएगा। इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती जल उपलब्धता की है। सूखी नदियों, झीलों, लगातार घटते भूजल स्तर, विलुप्त होते तालाबों, बढ़ते जल प्रदूषण के बीच सभी ग्रामीण घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति आसान नहीं है। और इसी को देखते हुए आप देखें इस योजना में जल संरक्षण का पर भी बराबर ध्यान दिया गया है। अब तक आप देखेंगे स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 18 लाख से अधिक जल संग्रहण पिट बनाए जा रहे हैं चुके हैं। इस अभियान के व्यापक प्रभाव भी देखें। जल जीवन मिशन से पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों की तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कई दशकों से सैकड़ों गांवों में ग्रामीणों को जल संकट से दो चार होना पड़ता है। सूखाग्रस्त इलाकों में गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी के लिए हाहाकार मचने लगता है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होते ही बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र के 9 जिलों को सबसे पहले इस योजना के लिए चयनित किया था। और अब जल जीवन मिशन के तहत नियमित पेयजल आपूर्ति होने से इन इलाकों की तस्वीर बदल गई है। अब घरों में सिर्फ शुद्ध पेयजल ही नहीं बल्कि गांव में उत्सव, उल्लास और खुशियां लौट रही हैं। बुंदेलखंड के कई गांवों में पीने का पानी नहीं होने के कारण लोगों की शादियां नहीं हो पा रही थी, लेकिन हर घर नल से जल का परिणाम यह हुआ कि अब इन गांवों में रिश्ते आने लगे हैं। लेखक, लोक नीति विश्लेषक और केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं रमेश कुमार दुबे, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। रक्ति शब्द का अनुराग से बना है जिसका अर्थ है प्रेम होता। यद्यपि समाज में प्रेम के अनेक रूप हैं परंतु अनुरक्ति उन सबसे अलग है। कभी कभी हम आज्ञानवश आसक्ति को अनुरक्ति समझ लेते हैं जो सर्वथा अनुचित है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इस संविधान पर भरोसा। यह अच्छा हुआ कि संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला है। ऐसा करते हुए उन्होंने यह जो कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि संविधान का पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने से संबंधित था। वह एक ऐसा तथ्य है जिसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। पहले संविधान संशोधन के जरिए केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया गया बल्कि असहमति को दबाने के भी कई काम किए गए। इसके चलते कुछ
पुस्तकों और फिल्मों पर न केवल प्रतिबंध लगाए गए बल्कि कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल के समय की गई गलतियों को ठीक किया गया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि सभी गलतियों को ठीक नहीं किया जा सका। न केवल यह सवाल उठना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और समाजवाद शब्द क्यों जोड़े गए, बल्कि उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए कि क्योंकि सेकुलरिज्म की अवधारणा को विकृत करने का काम किया गया, ऐसे तौर तरीके अपनाए गए जो इस तथ्य को कमजोर करते हैं कि संविधान की निगाह में सभी बराबर हैं। संविधान के दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 7 दशकों में सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों की अदालतों के तौर पर काम किया है। निसंदेह ऐसा ही हुआ है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अब आम लोग अंतिम विकल्प के रूप में या फिर मजबूरी में ही अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। इसका एक बड़ा कारण अदालतों की लंबी कार्रवाई फैसला सुनाने में देरी होती है। इस बात को तो सभी स्वीकारते हैं कि हमारी अदालतें लोगों को समय पर न्याय नहीं दे पा रही हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए वांछित उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जब लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्याय प्रक्रिया के साथ साथ संविधान के प्रति भी भरोसा घटता है। उचित यह होगा कि हमारी नीति निरंतर यह समझे कि संविधान की उन खामियों को दूर किया जाए जिनके चलते लोग उसके प्रति सच्चे मन से अपना आस्था व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि संविधान के प्रति लोगों की आस्था को सुदृढ़ करना और नियम कानूनों के पालन के प्रति आम जनता को सचेत करना, तो विभिन्न स्तरों पर संवैधानिक मूल्यों की जो उपेक्षा हो रही है उनके कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, वो उसे गिरफ्तार करती है पुलिस, तो दरोगा कहता है 500 रुपये दीजिए, हम आपको छोड़ देते हैं, एक तरह से निपटा देते हैं, फ्री कर देते हैं। वो व्यक्ति नहीं देता है, वो कोर्ट जाता है, एक लंबा समय उसे लगता है। बाद में आप देखते हैं कि उसे न्यायाधीश साहब एक तरह से मुक्त करते हैं उस आरोप से। तो वो कहता है कि आपसे बड़े तो दरोगा साहब थे कि आपने तो इतना टाइम लिया लंबा, दरोगा जी तो पहले ही कह रहे थे 500 रुपये दीजिए, हम निपटा देते हैं। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका में लंबा वक्त लगता है, बहुत लंबा। आप देखते हैं सुरक्षा के उपाय जरूरी हैं। एक कार्यबल में आधी आबादी की भागीदारी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नियामक एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम पहल की है। इसके तहत निजी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें 37 घंटे का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाली छात्राओं को कोर्स पूरा होने के बाद कंपनी में इंटर्नशिप और नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। और उल्लेखनीय है कि देश भर के इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में इस समय पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या के मुकाबले करीब 35% तक है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी केवल 15 से 20% तक ही है। यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी न मिलने के कारण बड़ी संख्या में छात्राएं दूसरे क्षेत्रों में जा रही हैं। 2014 तक आईआईटी में लड़कियों का प्रतिशत 14% था, 2018 में बढ़कर 17% हो गया और अब यह 20% हो गया है। यह दर्शाता है कि देश की बेटियों को अवसर मिले तो वह स्वयं को सिद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। ध्यान दें कि भारत पिछले 9 वर्षों में महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ा है। चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान हो, व्यवसाय हो या राजनीति, भारत में अनेक क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। बैंकों ने जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा ऋण दिया, उनमें से करीब आप देखिए 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही हैं। भारत में डेयरी उद्योग प्रतिवर्ष 6% की दर से वृद्धि कर रहा है। देसी डेयरी उद्योग में भी 70% कामकाजी आबादी महिलाओं की है और इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। और कुल मिलाकर देश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह सरकार की पहल सराहनीय है। इससे देश की बेटियों को नौकरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें न केवल सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी, अपितु उनके समाज में पुरुषों के साथ सम्मानपूर्वक जीने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही कार्यबल में आप देखिए आधी आबादी की भागीदारी बढ़ने से भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी पूरा हो सकेगा। यहाँ भी छोटे छोटे टिप्पणियां की जाती हैं, देखते लिया करिएगा। सहकारिता में डिजिटल क्रांति। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2022 में संस्करण में भारतीय सहकारिता की क्षमता फिर से उजागर हुई है। प्रति व्यक्ति बदल सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 300 सहकारी समितियों में
इफको और अमूल क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर हैं। देश में सहकारिता ने हर उस वर्ग और क्षेत्र तक विकास के उजाले को पहुंचाया जहां शासन प्रशासन की पहुंच नहीं थी। सरकारी समितियों में बढ़ती पारदर्शिता भी इसके लिए जिम्मेदार है, योगदान कह लीजिए उसका। काश की महिमा खरी खरी सबको है, चुनाव परिणाम आने का इंतजार 2 दिसंबर का, 3 दिसंबर का इंतजार करिए, 3 को आएगा ना। घातक होती मोबाइल की लत, आज मोबाइल फोन की लत नशे का रूप ले रही है। इससे उपजी संवादहीनता और संवेदनहीनता व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। अब आप देखिए, कहीं भी आप लोग पब्लिक प्लेस में जाइए, आपको कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। आप एक दूसरे से पहले क्या करता था, हालचाल पूछ लेते थे, कहाँ से हो, कैसे हो भाई, क्या करते हो। आजकल आप देखिए मोबाइल ही दुनिया हो चुका है। नए ताप बिजली संयंत्र लगाने से झिझक रही कंपनियां, वर्ष 2070 तक देश के को कार्बन न्यूट्रल करने के फैसले के चलते संयंत्रों की आयु होगी कम, लागत निकलने की उम्मीद तक नहीं है। 80,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 2030 से 31 तक। 27,000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं पर फिलहाल चल रहा है काम। 4.25 लाख मेगावाट कुल स्थापित बिजली क्षमता है अक्टूबर 2023 तक। 2.39 लाख मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की क्षमता, 1.79 लाख मेगावाट नवीकरणीय क्षेत्र की ऊर्जा क्षमता। चलिए, बीते वर्ष में 4% बढ़ा दूध का उत्पादन। 4 कंपनियों का पूंजीकरण 65,671 करोड़ रुपए बढ़ा और स्टील की मांग 19 करोड़ टन पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कच्चा तेल बेचने को लेकर ओएनजीसी का समझौता, आईओसी गैल पर लगातार दूसरी तिमाही में लगा जुर्माना, इंडियन ऑयल और गैल लिमिटेड पर। एसएमई को मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए बीएसई ने बनाया नए नियम, प्राइवेट साधारण बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। नवंबर में 378 करोड़ रहा शुद्ध एफपीआई निवेश, ई कॉमर्स से सेवा क्षेत्र को मिल रहा है बढ़ावा। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2026 तक $163 अरब हो जाएगा ई कॉमर्स का कारोबार। टीयर 2 और टीयर 3 जैसे छोटे शहरों में ई कॉमर्स कारोबार के बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत के खिलाफ जनमत संग्रह की अनुमति कैसे दे सकता है कनाडा, ये आप देखें। कनाडा और भारत में चल रहा है, आप देखते हैं काफी टकराव। उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि भारत की अखंडता पर हमले के लिए कनाडाई धरती का कर रहे हैं इस्तेमाल, वे आतंकवादी हैं क्योंकि वे कनाडा से धन जुटाकर भारत में गिरोह का भेजने का काम करते हैं एक तरह से। और वहां रूस यूक्रेन में चल रहा है। वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है भारत, कंबोज कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है ना, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ब्रिटेन से निर्वासन के खतरे का सामना कर रही बुजुर्ग को सिखों का समर्थन। पंजाब ने 2009 में ब्रिटेन एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी एक महिला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध सभी लिंग आधारित हिंसा, स्त्री हत्या और यौन हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस दिवस पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी महिलाओं ने रोष प्रदर्शन किया है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने अरोनाइजर्स हैदराबाद को हराया। लीजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही। फाइनल में हारी सातवें को चिराग की जोड़ी आप देखेंगे। चीन के लियांग में जो आप देख रहे हैं ना, रश्मिका ने चील देसाई को हराकर पहली आईटीएफ ट्रॉफी जीती। पैरा एथलीटों को ट्रॉप्स में आने में मदद करेगा खेलो इंडिया, अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं। काशी में गंगा पर दूसरा सीएनजी स्टेशन शुरू हुआ है, देख लीजिए। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए, फ्रांस में हुआ विश्व का पहला सफल आंशिक चेहरा प्रत्यारोपण। ये फ्रांस में 2005 में आज ही
इजाबेल दिनोरे नामक महिला का विश्व में पहली बार सफल आंशिक चेहरा प्रत्यारोपण किया गया। इजाबेल का चेहरा एक कुत्ते ने लॉन्च डाला था। डॉक्टर बर्नार्ड डेवाचेल, बेनोइट और लेजेले और जीन मिशेल डबर्नार्ड ने प्रत्यारोपण के लिए दान में दिए गए ऊतकों का प्रयोग किया था। अमेरिका में किया गया विश्व का पहला जीवित यकृत प्रत्यारोपण। 1989 में आज ही अमेरिका विश्व का पहला जीवित यकृत प्रत्यारोपण किया। 21 महीने की एलिजा स्मिथ को उसकी मां टेरेसा स्मिथ से लिए गए यकृत का प्रत्यारोपण किया था। प्रत्यारोपण सर्जन क्रिस्टोफ ब्रुएल्स, रिचर्ड थी स्थलवेट और थॉमस हैपरॉन और जीन एमोंड की देखरेख में हुआ था। संसदीय भूमिका के लिए याद किए जाते हैं जीवी मावलंकर। स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म 1888 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत की बड़ौदा रियासत में हुआ था। वर्ष 1912 में कानून की पढ़ाई हासिल की। कम समय में सफल वकील बने। 1914 में सरदार पटेल और बाद में गांधी जी से मुलाकात के बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। 1937 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए। मावलंकर 1952 में भारी बहुमत से पहली लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 27 फरवरी 1956 को इनकी डेथ हो गई थी। श्रवण शक्ति में कमी से भी जुड़ा है डेमेंशिया का खतरा। सुनने में जिन लोगों को परेशानी होती है उनके मस्तिष्क में पाया जाता है माइक्रो स्ट्रक्चरल अंतर। कंबोडिया में जल उत्सव का नौका आप देखिए। कंबोडिया में वार्षिक जल उत्सव के दौरान नाम पेन्हेन में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान नाव चलाती प्रतिभागियों की टीम। यह वार्षिक उत्सव राज्य के पैतृक नौसैनिक योद्धाओं के प्रति समर्पित है। टॉर्नले सॉफ नदी में पारंपरिक नाव दौड़ इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। पौधा आधारित खाद्य से कम होता है हृदय रोग, डायबिटीज का खतरा। ज्यादा हीमोग्लोबिन से स्ट्रोक व हार्ट अटैक का खतरा। बोन मैरो में विकृतियों के अलावा धूमपान में भी बढ़ती हैं लाल कोशिकाएं। इससे बार बार सिर दर्द और धुंधली दृष्टि की हो सकती है परेशानी। डिक्की से बाल लटका देख धोखा खा गई पुलिस। देख लीजिए, गजब। कहाँ? विलिंगटन की घटना। चलिए आप लोग देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको।